तो मैंने बोला कि यूपी में भी लव जिहाद बिल पास हुआ है। तो बोलते लव जिहाद से क्या समझते हो? तो मैंने बोला जो स्ट्रैटेजिकली है, लव के जाल में फंसा के रिलीजन चेंज करना को लव जिहाद कहते हैं। तो क्या हिंदू और मुस्लिम में ही लव जिहाद है? मैंने बोला नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम के केस ज्यादा होते हैं, बट किसी भी रिलीजन में हो सकता है। फिर उन्होंने एक एसआरटी दिया कि सपोज आई एम ए मुस्लिम गाय, you are a Hindu guy from belong from a Brahman parivar, and if I ran with your sister, then what will you do? तो हेलो गाइस, प्लीज वेलकम शिवम कुमार। और ये आपको एनडीए के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और टीएस की एंट्री के एक्सपीरियंस के बारे में। टोटल 4 बार एसएसबी जा चुके हैं। तो चलो शिवम भाई बताओ। So first of all, hello everyone, and good evening to all of you, and thanks to Bhaiya for giving me this opportunity to give me such kind of platform so that I could share my experience and view on NDA and TS SSB interview. Thank you. So मैंने कुल टोटल 4 एसएसबी दिए, 140 एनडीए 145, एनडीए 147, टीएस 45 एंड टीएस 46 का। जो सबसे फर्स्ट वाला था एनडीए 145 का, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट रहा। उसके बाद टीएस 45 के लिए इलाहाबाद में गया था, जिसमें कोरोना पीक पे था, मई जून, जिसमें इंडिया में 4.5 लाख केस अप्रोक्स हर डेली आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे पास आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं था, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट आउट हो गया। उसके बाद फिर मैं एनडीए 147 में गांधीनगर से स्क्रीन आउट हूँ, और अभी कुछ दिन पहले ही मैं कपूरथला से टीएस 46 के लिए स्क्रीन आउट होकर आ रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरा एनडीए 148 का रिटर्न भी क्लियर हो चुका। अभी उसका एसएसबी का डेट नहीं आया, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब थोड़ा एनडीए के बारे में बताओ, जैसे कि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम्हारी तैयारी। एक्सपीरियंस तो मैं शुरू से एक जेई एस्पिरेंट रहा हूँ, कोटा से मैंने तैयारी करी थी। तो रिटन के लिए मुझे एनडीए का कुछ खास दिक्कत आया नहीं, लेकिन स्टूडेंट को मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर वो अपना पोर्शन ज्यादा फोकस करते हैं तो रिटन का बात रहा तो वो रिटन आराम से क्लियर कर लेते हैं, अगर उनका मैथ और इंग्लिश वगैरह ठीक है। क्योंकि बाकी जो साइंस ओवरऑल का पोर्शन है वो 10-12 लेवल का होता है, वो इजिली बच्चे क्रैक कर पाते हैं। उसके बाद अगर एसएसबी प्रिपरेशन के लिए है, तो अगर आप बेटर हो तो एक कोचिंग अच्छी से ज्वाइन कर लो, सो दैट यू कुड हैव अ बेटर आइडिया एंड गाइडेंस अबाउट द एसएसबी प्रोसीजर। क्योंकि बहुत ही टिपिकल है और बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है एसएसबी प्रोसीजर के बारे में। उसमें लिखने का फॉर्मेट, सोचने का फॉर्मेट, ये सब तरीका एक कोचिंग वाले सिखाते हैं। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब वीडियोस भी आपके लिए इनफ है, बट अपने डे टू डे लाइफ में उन चीजों को आप मेंशन करना शुरू कर दें। ऑफिसर की तरह सोचिए, ऑफिसर की तरह बिहेव करे। दैट विल मोस्ट बेनिफिशियल थिंग आई थिंक यू विल हैव टू डू फॉर एनडीए। तो एनडीए एंट्री आई थिंक मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्म फोर्स के लिए, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग होने के चांस और सबसे ज्यादा वैकेंसी एनडीए एंट्री से ही मिलती है। और हम सब भी जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एनडीए कैडेट को दिया जाता है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबसे कम एज में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना है, तो एनडीए अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। हाँ, थोड़ा सा रिटर्न में दिक्कत है, बट रिटर्न इज नॉट सो मच फार टफ एज पीपल कंसिडर्ड। रिटर्न के लिए आप आराम से 1-2 महीने प्रिपरेशन करोगे तो आपका क्लियर हो सकता है। आपको बस फोकस करना है एसएसबी के लिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर करो। और सबसे जरूरी चीज मैं जो सोचता हूँ कि फिजिकल फिटनेस आपका इंप्रूव होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज वो ये गेस कर लेते कि ये बंदा फिजिकल फिटनेस नहीं है, सही नहीं है, तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है एसएसबी प्रोसेस के टाइम पे। तो तुझे याद है एनडीए में तो कौन सी पिक्चर दिखाई थी फर्स्ट वाले में? पिक्चर एयरफोर्स का वीडियो दिखाया था, एक अरे कुछ नहीं, मोटिवेशन वीडियो। वो तो नहीं, मोटिवेशन पीपीडीटी का, स्टार्टिंग हाँ में पीपीडीटी में। जब मैं एनडीए 145 के लिए गया था तो वो पिक्चर पीपीडीडी का बड़ा सा अच्छा था। उसमें क्या मतलब हेजी था थोड़ा सा। ऐसा था कि 2-3 बंदे बैठे हुए टेबल पे, कुछ वाइन और कुछ डिनर वगैरह रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था कुछ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो कुल मेरे ग्रुप में 18 बंदे थे। सब ने वही पार्टी वगैरह को लेकर बनाया था। जब मैं फ्रेशर था, फर्स्ट टाइम था, किसी ने बोल दिया कि किसी का आईआईटी क्रैक हुआ है, तो वो गया था पार्टी करने दोस्तों के साथ। मैंने बोला था कि वो एनडीए के लिए प्रेप कर रहा था और एनडीए क्लियर हो गया था, गया था। किसी ने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरा नरेशन काफी अच्छा हुआ था ग्रुप में। नरेशन बहुत जरूरी है, अगर आपको जीडी के लिए कम समय मिलता है तो नरेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नरेशन के थ्रू ही आप अपने एक्सप्रेशन पावर को बता सकते हो एसेसर्स को। मेरा नरेशन सही था। उसके बाद जैसे ही जीडी का टाइम आया, मैंने जब से बोल दिया कि सर मैं
वुड यू लाइक टू, मतलब आप मुझे चांस देना चाहेंगे सो दैट आई कुड नरेट इट। सबने बोला यस। तो मैंने नरेशन भी मतलब नरेशन भी मैंने ही की थी, वो एक कंक्लूसिव स्टोरी भी मैंने ही निकाला था। और मैंने उसमें ये किया था, मैंने सभी ग्रुप का बात सुना था, मैंने अपना पॉइंट मेंशन ना करके उस स्टोरी में, कंक्लूसिव स्टोरी में दूसरे का पॉइंट मेंशन किया, सो दैट उनके लोग, उनको लगे कि इन्होंने सबका सुना है। तो वो एक प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए। ऊपर से नरेशन अच्छा था, तो स्क्रीनिंग होने में पहले बार में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही सेम स्टोरी, यही सेम पिक्चर गांधीनगर में शो किया गया था, हम्म, पीपीडीटीटी में 147 के दौरान, और मैंने सेम स्टोरी लिखी थी। उस हम्म, वक्त मैं स्क्रीन आउट हो गया। आई हम्म, थिंक वो लेवल चेक कर रहे थे कि बंदा अपना लेवल अपग्रेड किया। तभी मैं एज ए फ्रेशर गया था, उसमें हम्म, भी पार्टी बना दिया, इसमें भी मैंने पार्टी बना दिया। इसमें मैंने ये गेस किया कि उन बंदों का स्क्रीनिंग सिलेक्शन हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, जो ये बता रहे थे कि वो कुछ स्टार्टअप प्लान वगैरह के बारे में थिंकिंग कर रहे थे, थोड़ा अपना मैच्योर सोच दिखाएं। तो वहां पे मुझे मुझे लगा कि मैंने गलती करी है, मुझे पार्टी छोड़ के थोड़ा सा मैच्योर और दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैं एज अ रिपीटर गया हूँ, एज अ फ्रेशर नहीं। तो मैंने वहां पे गलती करी थी। पहले जो तेरा एनडीए 145 था, उसमें 5 दिन बिता था, कैसा रहा था वो पूरा एक्सपीरियंस? वो 5 दिन मैं पहले जेई का था, प्रिपरेशन कर रहा था। एनडीए ऐसे ही अनफॉर्चुनेट दे दिया, निकल भी गया। मेरा एक भाई है, वो भी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा था, उसका नाम भी शिवम ही है। तो हम हम्म, दोनों का साथ ही निकला था फर्स्ट टाइम। तो दोनों ने कोचिंग करी और पूरे मोटिवेशन के साथ हमने एसएसबी दी। और वो एसएसबी जो मैंने 5 दिन गुजारे, वो वन ऑफ द बेस्ट 5 डे ऑफ माई लाइफ एवर। मतलब उतना डिसिप्लिन, विदाउट फोन, आप ऐसे रीजन पे रह रहे हो जहाँ पे सब कुछ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ सोना उठना, डिसिप्लिन के साथ चलना, बात करना एक जेंटलमैन स्टाइल में। वो अपने आप एक आर्मी मैन की लाइफ स्टाइल को, इंटरफेस को शो कर रहा था। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और उसके बाद से मैं जो आर्म फोर्स के प्रति, मतलब मेरा जो डेडिकेशन, मेरा जो फैसिनेशन, अट्रैक्शन है, काफी बढ़ गया। तभी मैं सोचा कि ये होती है आर्म फोर्स ऑफिसर की लाइफ। उसके बाद से मैं आर्म फोर्स के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, और भी ज्यादा डेडिकेटेड था। वो काफी 5 दिन का लाइफ जो काफी बढ़िया था। सब कुछ टाइमली होता था, खाना भी अच्छा मिलता था। मैं मैसूर में था तो रोज डोसा वगैरह, उपमा वगैरह साउथ इंडियन डिश मिलता था। प्लस टाइम टू टाइम 6-7 घंटे का मैक्सिमम चलता था। अगर जीटीओ भी हो तो 6-7 घंटा चलता था दिन में। उसके बाद बाकी दिन में कभी बैठ के नोवेल पढ़ रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक, कभी खेल रहे हैं। दोस्तों के साथ अलग अलग जगह से मिले, हमने काफी दोस्त बनाए। तो दैट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो जैसे कि जो तुमने एनडीए पहले दिया था मैसूर में, तो उसमें जो साइक टेस्ट था वो कैसा गया था तुम्हारा? सबसे ज्यादा मुझे डर साइक टेस्ट को ही लेकर लगता था। फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो मुझे लग रहा था मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, स्क्रीनिंग भी हो जाऊंगा, स्क्रीनिंग का भी टेंशन नहीं था। मुझे डर लग रहा था साइक टेस्ट का। हम्म, बट जिस दिन साइक टेस्ट किया, सुबह में 2 घंटे का चला था, 8 से 10 बजे का, वो बहुत ही मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है वो टेस्ट। वो टेस्ट मेरा काफी अच्छा गया था एक्चुअली। उस समय मुझे लगा ये काफी अच्छा टेस्ट गया था, क्योंकि मैंने वैट 60 में 60 किए थे, हम्म, एसआरटी मैंने 49 करे थे, और 12 पिक्चर तभी लिख दिए थे। ब्लैंक स्टोरी भी मेरी काफी अच्छी थी, और एसडी मैंने पहले से तैयार करी थी, तो उसी को मिला जुला के मैंने लिख दिया था। तो मैं जब निकला था साइक हॉल से, तो मुझे लगा कि चलो यार, साइक का टेंशन तो खत्म हो गया एटलीस्ट, कि मेरा साइक अच्छा गया है। हम्म, बट जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो मैंने ये रियलाइज करा कि आई थिंक साइक में ही मैंने गलती करी थी, नहीं तो हम्म, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि मुझे लगा, बाद में मैंने वर्ड्स सबको एनालाइज किया, एक दो टैट को भी लगा जो मतलब रियलिटी से मैच नहीं कर रही थी। टैट वगैरह में जो एक दो स्टोरी है, वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहा था। वर्ड्स वैट वगैरह में भी मैंने कुछ गलती करी थी, भले ही मैंने पूरे कर दिए थे। तो वही कारण था कि मेरा साइक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, आई थिंक। एंड दैट वाज द रीजन फॉर माय कॉन्फ्रेंस, मी टू गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट। हाँ। तो अब जो तुम्हारा जीटीओ रहा उधर, तो जीटीओ कैसा रहा? जीटीओ तो सबसे बेस्ट था मेरा। हम्म, जीटीओ में 8 बंदे थे। अब सबसे जरूरी बात, जीटीओ में अगर आपका ग्रुप मिल जाता है तो ये आपके लिए काफी फॉर्चुनेट चीज है, कि अगर आपका ग्रुप सही है तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा खुद को एक्सप्रेस करने का। मेरा हम्म, भी ग्रुप काफी सही था, और ग्रुप में सभी लोग एक दूसरे से इक्वल थॉट शेयर करते थे। काफी हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी। तो जीटीओ वाले डे हम सब ने अच्छा परफॉर्म किया था। सबसे पहले हमारा हुआ यही जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो हम्म, उसमें हमने प्रॉब्लम्स को शेयर करे। प्रॉब्लम शेयर करते वक्त एक दिक्कत ये हो गई थी कि हमने एक दो बंदे की ग्रुप के बात, जो ग्रुप में बोल रहा था उसके बात को नेगलेक्ट कर दिया। हम्म, और फिर जब उसको बताने के मॉडल को, सोल्यूशन को बताने की बात आई, तो मुझे ही नॉमिनेट किया गया। तो मैं बता रहा था ऐसे स्टिक से, हम्म, तो हमारे जीटीओ सर ने टोका
कि तुम अपना सॉल्यूशन बता, तुमने उसका सॉल्यूशन सुना। मैंने बोला सर नहीं सुना उसका ध्यान से। फिर उसने बताया कि मेरा सर डिफरेंट ओपिनियन है, उसने हाँ हैंड रेज कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया जीटीओ के सामने कि ये बंदा मतलब पूरे ग्रुप का बात को लेकर नहीं चला, तो ये एक दिक्कत था। उसके बाद जीडी में हमारा ग्रुप काफी अच्छा था, तो जीडी में 2 टॉपिक दिया गया था। एक था पॉल्यूशन के लेके कि पॉल्यूशन के प्रति अवेयरनेस कैसे फैलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, अवेयरनेस फैलाएं या गवर्नमेंट स्कीम्स लाएं। तो एक याद है, एक नहीं याद है मुझे टॉपिक कौन सा है, बट जीडी हमारा काफी सही था। उसके बाद ग्राउंड टास्क वगैरह में आ गए, तो पीजीटी वगैरह में मैंने कोचिंग करी थी, तो मुझे काफी आइडिया था। मेरा जीटीओ काफी स्ट्रांग था, डंडा बल्ली से काफी अच्छा खेल लेता था मैं। तो मैंने 2-3 स्ट्रांग सजेशन किए जो जीटीओ की नजर में आया था। और मैं जानबूझकर देखता था जब जीटीओ देखने वाला है तो मैं कुछ अच्छा मेरे को आइडिया लगता था रस्सी वगैरह का, तो मैं शो करता था। तो जीटीओ की नजर में मेरा इंप्रेशन काफी अच्छा चल रहा था इस ग्रुप में। फिर जब बात आई कमांड टास्क की, तो कमांड टास्क में भी 8 में से 5 बंदों ने मुझे ही बुलाया था एज ए हेल्पर। जो कमांडर के रूप में बुलाते हैं उसमें भी 5 बंदे ने मुझे बुलाया था। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जब कमांड टास्क में मुझे बुलाया गया सबसे लास्ट में, मेरा चेस्ट नंबर 8 था, 1 to 8 में मेरा 8 था लास्ट नंबर। तो मुझे सबसे टफ कमांड टास्क दिया गया, बोला कि ऐसे ऐसे रास्ता है, इसको क्लियर करो। तो मैंने कर दिया। फिर बोलते बल्ली नहीं है, सॉरी रस्सी नहीं है, रस्सी क्यों ना करो, फिर भी मैंने कर दिया। तो वो 2-3 जगह से हमने घुमाने की कोशिश की, बट मैंने सारा कर दिया। तो जीटीओ मेरा ओवरऑल बहुत बढ़िया था। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में मैंने 10 में से 7 करे थे, वो रस्सी चढ़ने वाला नहीं हो पाया था, तो वो भी सही था। उसमें 2-3 भी आप करोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो तब फिर उसके बाद आता था तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू भी आउट ऑफ 8 ग्रुप इन माय ग्रुप, 8 बंदों में से सबसे टफ इंटरव्यू मैंने, जब हम लोग का इंटरव्यू हो गया तो हम सबने बात में बैठकर बात करी, तो सबसे टफ इंटरव्यू मतलब मेरे ही से मेरा प्रेसिडेंट ने लिया था, और सबसे टफ एसआरटी वगैरह मुझे ही दिया गया था। तो उसमें दिक्कत ये था कि मतलब मैंने हॉबी में मेंशन किया था कि राइटिंग पोएम्स इज माय हॉबी, उसके बाद पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मुझे लगा कि राइटिंग और पोएम है, ये बंदा पोएम पूछेगा, और क्या पोएम मैंने जो अपने खुद से लिखे वो सुना दूंगा। उसने मेरे पोएम को थीम को पकड़ा, उसने बोला तू अपना थीम बता। मैंने थीम बताया, थीम भी थोड़ा सोशल से जुड़ा हुआ था, एक गरीबी से जुड़ा हुआ है, एक थोड़ा सा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, एक पीपल की पर्सनालिटी बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। उस पे बंदे ने काफी मुझे खींचा। उसने मतलब एक तो पूछता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। मैं बात को घुमा रहा था, पर वो डायरेक्ट आकर पूछता है इज देयर शुड बी रिजर्वेशन और नॉट। मैंने बोला यस सर, गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जिस बेसिस पे कर रहे हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली देखकर, उसके बेसिस पे होना चाहिए। और भी चीजों में फंसाए, बोले कि करंट अफेयर्स में बताओ क्या होता है। तो मैंने बोला कि यूपी में भी लव जिहाद बिल पास हुआ है। तो बोलते लव जिहाद से क्या समझते हो। तो मैंने बोला जो स्ट्रैटेजिकली है, लव के जाल में फंसा के रिलीजन चेंज करना को लव जिहाद कहते हैं। तो क्या हिंदू और मुस्लिम में ही लव जिहाद है। मैंने बोला नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम के केस ज्यादा होते हैं, बट किसी भी रिलीजन में हो सकता है। फिर उन्होंने एक एसआरटी दिया कि सपोज आई एम ए मुस्लिम गाय, you are a Hindu guy from belong from a Brahman परिवार, and if I ran with your sister then what will you do। मैं तुम्हारी बहन के साथ भाग गया, क्या करोगे। तो मैंने पहले थोड़ा सा 2 सेकेंड्स टाइम लिया, अपने आंसर को तैयार किया माइंड में। फिर मैंने बोला सर इफ यू थिंक यू आर हैप्पी विथ हर, योर थॉट मैच विथ ईच अदर, योर बॉन्डिंग मैचेज, योर फ्रीक्वेंसी मैचेज, एंड योर थॉट्स आर कंपैटिबल विथ हर थॉट, देन यू शुड गो विथ हर। तो इस आंसर के बाद वो हंसने लगा, बोला चलो ये भी सही है, तुम्हारा थॉट सही है, काश तुम्हारा ऐसा थॉट समाज में सभी के पास होता। तो इसी तरह के कुछ एसआरटी थे जो पूछे गए थे, जो कि बाकी मैंने ग्रुपमेट से पूछा तो इतना हाई लेवल का एसआरटी किसी से नहीं पूछा गया, और मैंने जवाब भी दिए थे, तो मतलब मेरा इंटरव्यू भी काफी सही गया था। इसी पे मैक्सिमम टाइम मेरा इंटरव्यू यही करीब 55 to 1 आवर चला था, 55 मिनट to 1 आवर, बाकियों का 45 मिनट विद इन खत्म हो गया था। जो तू पोयम तो कह वो रहा भी था, एक पोयम काफी, याद है तुझे कोई? हाँ याद है। एक बनाया सुना था कि दे। पीपल आजकल के जो यंगस्टर्स स्पेशली इन कोटा वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उस पे मैंने बनाया है कि डोंट कमिट सुसाइड, डोंट कमिट सुसाइड, ऑलवेज बी ऑन योर राइड, इफ रियली यू आर राइट देन सक्सेस विल surely you fight, take risk and always be forward, life is a game, play it with your heart, listen your heart and follow your aim, ignore, always be forward ignoring your pain।
Misfortunes always comes in your life, but stay with what you have decided. Don't commit suicide. Don't commit suicide. So शुरू में थोड़ा भूल गया था, काफी दिन बाद याद किया, कोई बात नहीं। बट तो ये हिंदी में नहीं लिखेगा कोई तूने? हिंदी में भी था। एक माँ अपने बेटे को फोर्स कर रही थी, एक बेटे का जो है उसके माँ के सिवा उस दुनिया में कोई नहीं, तो वो माँ अपने बेटे को बता रही है एक पोएम के थ्रू कि तुझे पढ़ना है, तुझे जिंदगी में महान बनना है, ग्रेट बनना है। वो कुछ इस प्रकार था कि पढ़ ले बेटा जग में नाम कमाना है, भ्रष्ट दुनिया से परे तुझे एक सफल राष्ट्र बनाना है, पथ की दुर्लभ कठिनाइयों को तुझे फूल बनाना है, अपने राष्ट्र को तुझे सबसे सफल बनाना है। ऐसे करके था, वो काफी लंबा था उसका। तो ये सब तू खुद लिखता है? हाँ, ये मैं खुद ही ये मैं तो 8-9 में ही मैंने लिखा था ये। मैं अच्छा, लिखता जो भी अपने हूँ स्कूल थोड़ा में बहुत। छपवाते हैं ना बुक में, उसमें ना आता था हाँ, क्लास स्कूल 7 मैगजीन से में दिया शिवम। था तो पब्लिश हुआ था, और फिर वो तुलसीदास जयंती पे मैंने कवि जयंती हुआ था तो कवि सम्मेलन में बोला था, तो ये इसी पे बोला था मैंने। अच्छा, इसको ना PIQ से हटाइयो मत, लिखता हाँ, रहिए। ये पीआईक्यू को मेरे स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये सबसे बढ़िया है। ये तेरी पीआईक्यू को क्रिएटिविटी मेरे, दिखाता है भाई, हाँ इसको ये रखो। बढ़िया है। और जब पीआईक्यू से वो चीज मैच करनी चाहिए जो आपने डे टू डे लाइफ में करी। तो जब मैं अभी मुझे याद नहीं किसी कॉपी में लिखा है, जब मैं TS45 में RT-PCR की वजह से रिजेक्ट हो गया था इलाहाबाद में SSB के लिए, तो उसके बाद कोई चांस नहीं था। वो उन्होंने बोला कि 1 घंटे के अंदर में RT-PCR लाना है तो लाओ किसी भी हॉस्पिटल से। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने RT-PCR सैंपल दिया था और उसमें मेंशन होता है विद इन 372 आवर्स, और हमारे यहाँ बोल रहे थे 10 दिन से पहले हमारा कुछ होगा नहीं। तो मैंने बोला ले लो भाई, अगर 3 दिन में हो जाए तो रिजल्ट भेज देना, वरना मैं रैपिड एंटीजन ले जाता। तो लेके गया, तो मैं नहीं था। वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता था क्योंकि मैं फुल प्रिपरेशन के साथ गया था। 70 से 75 बंदे ने मात्र रिपोर्ट किया था, जिसमें से 15 बंदे बाहर हो गए थे RT-PCR के कारण। मतलब अच्छा, 60 के अप्रोक्स बंदे ही गए थे। इन हो गए थे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता था। तो फिर उसके बाद कर दिए, बाहर कर दिए, तो वो मैं रोने लगा। वहां पे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। एक तो कोरोना पीक पे था, ऊपर से मैं प्रयागराज इलाहाबाद में गया था जो कोरोना का हॉटस्पॉट सेंटर था। उस इतना कॉल करके गया, उसके बाद भगा दिया। फिर रात को मेरी ट्रेन थी, तो मैं स्टेशन पे चाय पीने के लिए निकला, पैसे निकाले कि फोन मेरा ऊपर ही छूट गया थोड़ा सा। नहीं, फोन जेब में ही था। मैंने नाइट पैंट पहना था, चैन खुला था, किसी ने मेरे फोन चोरी कर लिया स्टेशन के बाहर। अब वो एक अलग टेंशन, ऊपर से बाहर होने का गम, ऊपर से इसका अलग टेंशन, दिमाग काम करना बंद कर गया। आसपास मैंने पुलिस वगैरह को फोन वगैरह किया, उन्होंने दुकान वालों को धमकाया कि ले लिया है तो दे दो, बट मिला वगैरह नहीं। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी की, मैंने IMI नंबर जो होता है वो भी लिखवा दिया। मैंने ये सब ये इसलिए किया ताकि जब मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू आए कभी, अगर मैं स्क्रीनिंग बताऊं तो मैं बताऊं कि, क्योंकि अगर ये भी तो एक प्रकार का सिचुएशन ही है मेरे सामने कि आप क्या करते हैं इसके सामने। तो मैंने वो सब किया जो करना चाहिए था, जो थियोरेटिकली भी सही है, प्रैक्टिकली भी सही है, तो वो मैंने किया। उसके बाद मेरे पास काफी समय था, 1-2 घंटे था ट्रेन में आने में, तो मैंने तभी भी एक पोयम लिखी थी। अभी मुझे याद नहीं है कि कठिन संघर्ष के लेके। तो ये भी मैं, जब मेरा इस बार शायद अगर बाई चांस मेरा स्क्रीनिंग हो जाता है तो मैं इंटरव्यू को जरूर बताऊंगा कि ये सब मैंने किया था। मैंने पोएम लिखा था, जो मेरा माइंड ब्लैंक चल रहा था, मेरे पास फोन नहीं था, तो ये सब मैं इसलिए स्टोर करके रखता हूँ ताकि मैं इंटरव्यू में अपना शेयर कर सकूं एक्सपीरियंस। बढ़िया। उसके बाद फिर भी मैंने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करी, फिर भी मैं 147 के लिए गया। मैं, मेरे साथ 1-2 बंदे भी थे जो बिहार से ही थे। हम सब गए, 3 बंदे गए थे हम। वहां पे अप्रॉक्स 238 बंदों ने रिपोर्ट किया था। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि रिपीटर्स का अलग लाइन बनाते हैं, स्क्रीन आउट का अलग लाइन बनाते हैं, फ्रेशर का अलग लाइन बनाते हैं। फ्रेशर सबसे कम होते हैं, उससे ज्यादा स्क्रीन आउट वाले होते हैं, और सबसे ज्यादा रिपीटर होते हैं। रिपीटर होते हैं। सबसे कम सिलेक्शन रिपीटर से होता है, सबसे ज्यादा फ्रेशर से होता है। मतलब 70 से 80% फ्रेशर्स सिलेक्ट होते हैं स्क्रीनिंग के दौरान, 20-30% ही रिपीटर का चांस बनता है। अगर आप एक्सट्रीमली वेल कर रहे हो, इन दैट केस आपको ग्रुप में से 1-2 बंदे को चुन लिया जाए। तो वहां पे 45 के अराउंड स्क्रीनिंग, 7 के अराउंड कमेंट हुए थे वहां पे। तो मैं वही, यही पिक्चर आया था PPDT में जो मेरा मैसूर में आया था। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने वही सेम पिक्चर स्टोरी यहाँ भी छाप दी। मैच्योरिटी लेवल को लो दिखाता है, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था SSB को लेके। एज ए रिपीटर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपना स्टोरी कंटेंट बढ़ाना चाहिए था।
किया नहीं, जिन्होंने बढ़ाया उनका हो गया। और सबसे जरूरी बात, वो बोलते हैं ना सिटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हिला नहीं होना चाहिए। वहां पर देखे मैंने बंदे ऐसे ऐसे टेढ़े होके बोल रहे हैं, वो सब सेलेक्ट हो रहे हैं, हम्म, उनका स्क्रीनिंग हो जाता है, हमारा नहीं हो पा रहा है सीधे बैठे बैठे। तो अगर आप बोलते वक्त थोड़ा बहुत टेढ़े वगैरह हो रहे हो तो इट्स फाइन, चलेगा। हम्म, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप स्क्रीनिंग होने के चांस हैं। हम्म। अरे वो तो कोचिंग वहां से सेंटर में ये चीज ज्यादा सिखाते हैं ना, कि ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा हाँ वही सिखाते हैं। वही, वो अब वो लोग भी जान गए हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मैसूर में गया था तो हम्म, रस्सी जब हटाया तो थोड़े देर के लिए मैं शॉक हो गया। तो हम्म, बोलते हैं, वो मेरा कोचिंग का नाम लेकर बोल, वो पहले ही पूछ ले कि कोचिंग करी तुमने, तो मैंने बोला हम्म, हाँ। तो मेरा कोचिंग का नाम लेकर बोलते हैं, वहाँ यही सिखाते हैं क्या, सिर्फ रस्सी से ही काम करना सिखाते हैं, हम्म। बिना रस्सी के नहीं होगा? तब मैंने बोला नहीं सर, मैं कर सकता हूँ, तब मैंने किया था। तो सब कुछ पूछ लेते हैं पहले ही, उनको आइडिया होता है। तुम रिसेंटली जो टीएस का भी एंट्री दिए थे उसमें तुम स्क्रीन आउट हुए थे, तो उसमें जो फोटो था वो क्या था? ठीक है। तो ये इसमें जब मैं गया था तो इसमें जो पिक्चर था वो काफी हेजी था। मतलब इतना हेजी पिक्चर था, सभी लोगों का अलग अलग परसेप्शन था। इसमें होता है नहीं कि थोड़ा सा मैच करे एक दूसरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा मुझे आज तक प्रैक्टिस के दौरान भी इतना हेजी पिक्चर नहीं था। तो मतलब 30 सेकंड तो मेरा ये सोचने में निकल गया कि ये पिक्चर कैसा था, सोच ही नहीं पाया उसमें। मैं थोड़ा काफी ज्यादा मतलब ब्लर। फिर ऐसा था कुछ पिक्चर कि उसपे दो बंदे बैठे हुए हैं, वो नाव पे बैठे हैं थे, पीछे पानी है, किसी को पानी दिख रहा है, किसी को पहाड़ दिख रहा है, और थोड़े से किसी को पैनिक मोड में दिख रहा है, किसी को न्यूट्रल मोड में दिख रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया कि एनएसएस का वॉलंटियर है जो कि फ्लड रिलीफ दौरान में कैंप वगैरह में काम कर रहा है, और उस पर मैंने एक्शन पार्ट अपना तैयारी किया कि रमेश नाम का एक लड़का है जो कि एक फ्लड रिलीफ कैंप में लोगों को एज अ वॉलंटियर काम कर रहा है, लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है, उनको फूड सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहा है, उन लोगों का एक चार्ट तैयार कर रहा है। मैंने फ्लड रिलीफ कैंप का बनाया था। किसी ने एथलीट कंपटीशन का बना दिया कि एथलीट कंपटीशन के लिए उसको प्रैक्टिस करवा रहा है, कि ज्यादातर लोगों का एथलीट से ही था। फिर हमारा जो 18 ग्रुप का बैच था उसमें जो सबसे अच्छा नरेशन नरेशन सबका लगभग ठीक था। डिस्कशन सबसे अच्छा एक बंदे का था जो एनडीए 147 का या 5 का आई थिंक मेडिकल आउट था। वो हम्म, रिकमेंड था बट मेडिकल आउट था। और इस बार सिलेक्शन फिर उसी का हुआ था। इसका और एक और बंदा था उसका, क्योंकि उन्होंने डिस्कशन अच्छा किया था। फिश मार्केट सिचुएशन बन गया था तो मैंने डिस्कशन में 1 से 2 पॉइंट ही दे पाया अपना। हम्म, बाकी दिया था मैंने पॉइंट, नरेशन मेरा भी सही था। बट वो आई थिंक डिस्कशन में कहीं लैगिंग हो गई। मेरा सबसे हम्म, ज्यादा दिक्कत हो जाता है कभी डिस्कशन में नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से अब स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। फ्रेशर के तौर पे गया था तो वहां पे डिस्कशन काफी सही चल रहा था, वहां थोड़ा कम फिश मार्केट बनता है, बट रिपीटर में जाओगे तो फिश मार्केट हाई लेवल का चलता है, तो हम्म। वहां पे आपको काफी दिक्कत आ जाती है। तो काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने पॉइंट्स को डालने के लिए। तो वही दिक्कत थी। तो अभी तुम्हारा कोई अगला अटेम्प्ट है? हाँ अभी 148 मैंने दिया है। उसका रिजल्ट आया जो 14 नवंबर को था, वो भी हम्म, क्लियर हो गया है मेरा। तो अब हम्म, उस पे फिर मेरा पूरा फोकस है, इधर कॉलेज भी चल रहा है। एक्चुअली मैंने हम्म, 2-3 एग्जाम दिए थे, मेरा 2-3 निकल चुका है। तो हम्म। मतलब साइड वाइज तैयार है, बट एनडीए के लिए अभी भी प्रेप कर रहा हूँ मैं, तो एसएसबी इस के बार लिए। तुम्हारा इंडिया निकल जाएगा, टेंशन मत लो उस चीज का। काफी अच्छी तैयारी है तुम्हारी, देख लिया। तो इस बाकी बार ऐसे हो करते जाएगा। हैं। हाँ, हो जाएगा, फिर बुलाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे आपके चैनल भी फिर। ठीक है। तो और कुछ आप जो कुछ शेयर करना चाहते हो, इनसाइट इनसाइट? शेयर यही करना चाहेंगे, जो लोग भी एनडीए या आर्म फोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं 10th से या 12th से, उसके लिए सबसे बेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी एनडीए एज ए फ्रेशर जाए, वो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिटर्न का तैयारी आप इस लेवल पे करें कि मैथ में अपने स्कोरिंग पोर्शन पे ध्यान दे, लाइक हम्म, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पे ध्यान दे, थोड़ा वगैरह रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करे, वो काफी जरूरी है एसएसबी के लिए भी। रिटर्न क्लियर होने के बाद एसएसबी के लिए सबसे जरूरी है अपना फिजिकल स्टेमिना मेंटेन करे, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करे, रोज हम्म, न्यूज़पेपर डाले, और अपना जो भी आंसर तैयार करे वो बिल्कुल ट्रुथ होना चाहिए, और जो भी आंसर तैयार करे वो आपके प्रीवियस लॉजिक को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम्म, बिल्कुल, क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास इंटरव्यू में हम्म, ज्यादा मार्क्स लाने का, क्योंकि आप उससे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो, और अपने बातों से जितना ज्यादा आप सहमत करेंगे इंटरव्यू को, उतना हम्म, ज्यादा आपका चांस होता है सिलेक्शन होने का। साइक का एक ही चीज है, प्रैक्टिस, और कुछ नहीं हम्म, कर सकते। साइक का जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। और हम्म, जीटीओ के लिए अगर फिजिकली फिटनेस है, थोड़ा सा आपका आइडिया इनोवेटिव है, थोड़ा सा माइंड कंस्ट्रक्टिव है, तो जीटीओ भी आपका सही जाता है।
बोलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग में आप डायरी राइटिंग करें, न्यूज़पेपर लिखें। हमारे टीचर सजेस्ट करते थे कि पीपीडीटी में आप रोड पे चल रहे हो, कोई भी पिक्चर क्लिक कर लो, उसका उस पर स्टोरी बनाए। इससे क्या है कि पीपीडीटी कॉन्सेप्ट स्टोरी बिल्डिंग होता है। तो ऐसे प्रिपरेशन करें, आपका जरूर निकलेगा। होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे, जरूर कुछ ना कुछ होगा आपका। अंत तक बने रहना है, ये जरूरी है।